Hello everyone, my name is Diksha Dubey and today we are going to start chapter number 1, that is matter in our surrounding. So in that chapter we are going to study what is the meaning of matter and इसके अंदर matter का मतलब क्या है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. Everything in this universe is made up of material which scientists have मैटर. ठीक है, तो इसी को हम मैटर बोलते हैं. इस वर्ल्ड में जो कि मटेरियल से बना हुआ है उसको हम मैटर बोलते हैं. और आपसे एक नंबर का मीन्स क्वेश्चन भी बन जाता है कि मैटर क्या होता है. ठीक है, और साथ में इसमें आपको एक और चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है, मास एंड वॉल्यूम वाली, कि जो मैटर होता है उसके पास खुद का मास होता है और खुद का वॉल्यूम होता है. इससे आपके मार्क्स जो है और इंक्रीज होंगे. ठीक है, तो पहली लाइन आपको लिखनी है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल. ठीक है, एंड हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, और या फिर बोल सकते हैं द साइंटिस्ट हैज नेम्ड इट एज मैटर. ठीक है, फिर since early times human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. ठीक है, जो पहले के लोग थे उन्होंने क्या मैटर को कैसे क्लासीफाई किया, 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई कर दिया, जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ठीक है, फिर उसके बाद हमें इतना इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. फर्स्ट पैराग्राफ में से जस्ट आपकी 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट थी. देन उसके बाद फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर. अब हम पढ़ेंगे क्या होता है फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर का. ठीक है, मतलब मैटर का फिजिकल नेचर क्या है. ठीक है, हमें ये पढ़ना है. तो हमें सबसे पहला हमें नेचर क्या पता लगता है कि जो हमारा मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है. जैसे चेयर हो गई, द फूड वी ईट. ठीक है, हम जो सांस लेते हैं, हवा भी सांस लेते हैं, तो हवा भी क्या है, हवा भी एक मैटर है. ठीक है, और ये जो सारे मैटर्स हैं वो किससे बने होंगे, पार्टिकल से. जैसे कि हमारी जो चेयर है, चेयर भी पार्टिकल से बनी है. और ये जो मैटर है, मैटर को 3 स्टेट्स में क्लासीफाई किया गया है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको बहुत इजी है, और अगर आपने दिमाग लगा के पढ़ लिया तो यू कैन स्कोर फुल इन दिस साइंस. ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मुश्किल होगी बट इजी मैं आपके लिए बनाऊंगी. अब हम देखेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर कितने छोटे हैं. बहुत छोटे हैं कि हम अपनी नेक्ड आइज से भी नहीं देख सकते उन्हें. ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हमारे पार्टिकल ऑफ मैटर हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. बट उससे पहले हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, मैं आपके लिए वो एक्टिविटी ज़रूर रीड करूँगी. ठीक है, और मैं आपको इसकी एक्टिविटी में क्या चीज़ें हैं वो भी बताऊँगी. तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें तो सबसे पहले तो बच्चे आपको इस एक्टिविटी में ये कहा गया है कि पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है. ठीक है, उसको 2 या फिर 3 क्रिस्टल्स लेनी है हमें, और 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में इसको आपको डिज़ोल्व करना है. देन उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें से 10 मिलीलीटर जो वाटर है उसको टेक आउट कर लेना है, मतलब निकाल लेना है. ठीक है, आपको मैं इस डायग्राम से समझाती हूँ, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा. तो चलिए समझाती हूँ. देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया हमने 100 ml वाटर में. फिर उस वाटर के एक हमने सैंपल को निकाला और 1 स्पून सैंपल को थोड़ा सा 10 ml वाटर में से वो निकाला, पोटेशियम परमैंगनेट वाला सोल्यूशन, और दूसरे वाटर में मिला दिया. ठीक है, फिर उसके बाद उसमें भी जो हमने मिलाया उसमें उस सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में से भी हमने निकाल लिया. पहले क्या किया, देखो कि 1 स्पून लिया, 1 स्पून हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया 100 ml ऑफ वाटर में. फिर उसमें से थोड़ा सा सैंपल हमने निकाल के दूसरे प्योर वाटर में डाला. ठीक है, फिर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया. फिर उसमें से भी हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस वाले में से भी थोड़ा सा सैंपल निकाला और दूसरे क्लियर वाटर में डाल दिया. ठीक है,
फिर ऐसे करते करते 5 से 6 बार हमने किया। तो इस एक्टिविटी से बेटा हमें पता क्या लगा, वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल, ठीक है, ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हमने इससे कंक्लूड किया कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल हैं, जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल हैं, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना है, मतलब हमारा जो मैटर होता है वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना होता है। बस ये कंक्लूडेशन थी और इस पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी खांसी हो गई। एंड यहाँ पे आपको पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो है स्पेस दिखेगा। यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के हमें क्या बताए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब जो हमारा मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है और उन्हीं पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक चेयर का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। वो जो चेयर है वो किससे बनी होगी, वो बनी होगी पार्टिकल से, वाई पार्टिकल से, क्योंकि वो तो एक मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि इसके पास मास है और खुद का वॉल्यूम है, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारी चेयर है, उसके ये पार्टिकल है, मैंने बहुत जूम किया हुआ है, ठीक है। अब देखो बहुत जूम करा हुआ है, 2 पार्टिकल्स बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला क्या बताया हुआ है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में, जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है। उनके बीच में क्या है, स्पेस। तो यही है हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देखो अब ये पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेस है, ये हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको दिखाने के लिए हमारे बुक ने एक एक्टिविटी दी हुई है हमारी बुक में, जो कि है नींबू पानी एक्टिविटी। इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इसको शो करने के लिए आप मेरे को कोई एक्टिविटी बताओ। तो आप उसमें ये एक्टिविटी बता सकते हैं कि हम क्या करेंगे, एक ग्लास वाटर लेंगे, ठीक है, और उस एक ग्लास वाटर में थोड़ा सा साल्ट डाल देंगे। जब उसमें आप डालेंगे और फिर आप देखेंगे कि जो सॉल्ट है और वाटर दोनों मिक्स हो जाएंगे और जो साल्ट है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो वो साल्ट गया कहाँ आखिरकार, तो वो सॉल्ट गया इनके जो पार्टिकल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स थे, उनके बीच में स्पेस था और उनके स्पेस के बीच में जो है जो साल्ट है हमारा वो चला गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। फिर उसके बाद आता है, ये एक्टिविटी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। देन उसके बाद है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर दूँ तो वो बेटा मेरे अकॉर्डिंगली तो इंसेंस स्टिक होगी। यहाँ पे देखिए अगरबत्ती का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। एक मान लीजिए आप, लेट्स से एक अगरबत्ती है, ठीक है। जब मैंने उसको बर्न किया तो उसकी जो स्मेल थी वो चारों ओर फैली, ठीक है। अब ये जो उसकी स्मेल है वो भी एक तरीके का मैटर है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। और इसकी स्टेट क्या है, गैसीय स्टेट है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक मैच स्टिक ली, इंसेंस स्टिक ली, मतलब अगरबत्ती ली। अब उसके अंदर देखिए जब हम उसको जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, ठीक है। और वो धुआं क्या होगा, गैसीय स्टेट होगी, ठीक है, मैटर की। और जो मैटर होता है, हमने क्या पढ़ा था कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है,
ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है, हमने ये पढ़ा था, उनके बीच में स्पेस होता है। अब देखो कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि इनके बीच में स्पेस है। ओके, आपको इतना याद होगा। अब मेरे को अब जल्दी से ये कमेंट में लिख के भर दीजिए कि इनके बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। या फिर आप अपनी नोटबुक में इसको एक बार लिख के देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड, जो कि है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो कि मैं अभी आपको बता ही रही थी, ठीक है, जो कि मैं आपको अभी बता ही रही थी कि मान लीजिए अगर मैंने एक अगरबत्ती जलाई और उसकी अगरबत्ती की जो स्मेल है आपको पूरे घर में मिलती है, ठीक है, और उस अगरबत्ती की जो स्मेल होती है वो, तो जब जो हम अगरबत्ती अगर जलाते हैं तो फिर उसकी सारी स्मेल हमारे रूम में आ जाती है, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे वो मूव कर रहे होंगे, तभी हमारे पास उसकी जो अरोमा होती है, जो उसकी खुशबू आती है वो आ सकती है, ठीक है। जब हमारे जो पार्टिकल ऑफ मैटर होंगे जब मूव करेंगे तभी तो हमें खुशबू आई। तो ये है हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर का, ठीक है। देन उसके बाद हम इसके आगे पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमें ये बताया हुआ है कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा, ठीक है। तो ये जो सेकंड एक्टिविटी है उसको प्लीज़ स्किप कर सकते हैं आप, और फर्स्ट एक्टिविटी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट थी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट आगे बता, तो हमने अपना पहला समझ लिया। अब उसके अंदर हमें इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो बताया हुआ है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज़, अब देखो जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसका एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं कि अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो वो सारे रूम में उसकी जो है खुशबू फैल जाती है, ठीक है। फैलेगी कैसे, जब हमारे जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के वो मूव करेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमें ये बताया हुआ है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर अगर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो उसको कोई एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी उसको चाहिए होगी या फिर जो एनर्जी उसके पास है जिसकी वजह से वो मूव कर पा रहे हैं, उसको ही हमने इसमें कहा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वही हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है वैसे वैसे हमारा जो पार्टिकल की स्पीड है वो भी इंक्रीज करती है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जो कि मूव करने में मदद कर रही है पार्टिकल्स के, और जब जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमें इतना बताया हुआ है, तो आपको ये वाली लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। फिर उसके बाद बेटा हमें डिफ्यूजन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि याद रखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। देखो इसके अंदर क्या है कि जब हम दो मैटर्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, जब हम दो मैटर्स को मिक्स करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स भी मिक्स होते हैं, इतना सबको पता है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग, ठीक है, इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स की डिफरेंट मैटर की। दो मैंने डिफरेंट मैटर्स लिए, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी बाहरी दबाव के, मतलब बिना हमने कुछ भी नहीं उसमें करा और वो खुद ही मिक्स हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। आपको ये समझ में आया। फिर उसके बाद आता है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। देखिए अब हम दो पार्टिकल्स को बना लेते हैं। अब देखो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यही बताया हुआ है। मान लो हमारे पास एक चेयर है, ठीक है, और वो एक मैटर है। अब जब वो मैटर है तो उसके जो पार्टिकल हैं
कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, सॉलिड में कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। और ये दोनों हमारे मान लीजिए दो पार्टिकल्स मैंने बनाए हैं, काफ़ी ज़्यादा जूम करा हुआ है मान लीजिए। और देखिए इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताया गया है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ड्यू टू सम फोर्स। ये आपको समझ में आया। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब जो हमारी मैटर होती है वो कितने स्टेट्स की होती है, मतलब उसकी कितने स्टेट्स होते हैं। तो बेसिकली देयर वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है। ये 3 तरीके की हमारे जो स्टेट्स होते हैं वो हमको इम्पॉर्टेंटली पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे आप खुद ही सोच के दिखाइए, खुद ही सोचिए क्या आ सकते हैं। चेयर आएगा, पेन आएगा, बुक आएगा, पीस ऑफ वुड आएगा, ये सारे किस में आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट। ये सारे किस में आएंगे, सॉलिड स्टेट में। अब हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखनी है, बिकॉज इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली बन जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो बेटा ये 4 चीज़ें आपको नोट करनी है। फिर उसके बाद में बेटा आपको अपने टेलीग्राम पे नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी लगवाऊंगी, ठीक है। ये आपको समझ में आया किस तरीके से आपको टेलीग्राम पे जाना है। आप टेलीग्राम डाउनलोड करके हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोगों के पास पहुंच सके वीडियोस, और नवी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक पता करते हैं। जो हमारा सॉलिड स्टेट होता है बेटा, वो उसकी जो फिक्स्ड डेफिनेट किसको कहते हैं, जो डेफिनेट हो, तो इसकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, दैट इज़ दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी पता है ना क्या होता है। और देखो ये बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, जैसे कि हम इसके अंदर जो सॉलिड स्टेट होता है उसको कंप्रेस ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही बताया हुआ है, तो हम इसको कंप्रेस कर नहीं सकते, तो इसी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब नेग्लिजिबल है तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, यही सेम चीज़ डेफिनाइट शेप वाली बताई हुई है। फिर उसके बाद हमें बताया हुआ है कि दे आर रिजिड, ये रिजिड होते हैं, स्ट्रक्चर इसका जो रिजिड होता है। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेरे को इसके आंसर बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोग मेरे को थम्स डाउन करके भेज दीजिएगा कि हमें नहीं पता लगा, तो मैं आपको अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दैट, मैं आपको समझा देती हूँ, आप आंसर खुद करेंगे। वट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट्स चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड। अभी हमने आगे तो पढ़ा था कि जो हमारे सॉलिड स्टेट होती है वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या बोल रहा है कि हमारा जो रबर हैंड है वो जल्दी कंप्रेस भी हो जाता है, मतलब स्ट्रेचेबल होता है, तो क्या वो सॉलिड स्टेट हुआ। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में। व्हाट अबाउट द शुगर एंड साल्ट, जो हमारा शुगर है और जो साल्ट है, क्या व्हेन कीप्ड इन डिफरेंट जार्स दीज टेक्स द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। अब देखो जो शुगर है और जो साल्ट है हम डिफरेंट कंटेनर्स में रख सकते हैं। अब जब हम डिफरेंट कंटेनर्स में रख रहे हैं तो वो अलग अलग शेप्स ले सकता है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जो अलग अलग शेप्स तो ये नहीं ले सकता, मतलब कि ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है, ठीक है, मतलब इसको कंप्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। तो क्या ये जो शुगर और साल्ट के पार्टिकल्स हैं, क्या ये भी जो हमारा सॉलिड स्टेट के पार्टिकल मैटर नहीं है, ये पूछा हुआ है हमसे। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में तीनों क्वेश्चंस का करेंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज,
क्या हम स्पॉन्ज के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या ये सॉलिड स्टेट है? लेकिन ये तो कंप्रेसिबल है, हमें बुक वालों ने ये कहा हुआ है, ये तो कंप्रेसिबल है, तो किस तरीके से ये सॉलिड स्टेट हुआ ये बताना है हमें। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट, जो कि है हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है? लिक्विड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट क्या है हमारी? आपको ये आंसर ना दिखे इसलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। खुद अपने दिमाग से सोच के मेरे को कमेंट में आंसर कीजिएगा। फिर आता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट हमारी सेकंड स्टेट है, जिसके जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका? वाटर का, ठीक है। अब ये काफ़ी बेसिक एग्जांपल है, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हम इसका ही एग्जांपल हमारे दिमाग में घूमता है कि हाँ, जैसे कि जो हमारा वाटर होता है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो सॉलिड जिसको हम आइस कहते हैं, एक तो वाटर जिसको हम लिक्विड कहते हैं, जिसके बिना हम जी भी नहीं सकते। फिर उसके बाद आता है वाटर वेपर, जो हमारी वाटर वेपर होता है वो भी एक वाटर का फॉर्म है, जो कि गैसेस फॉर्म है। तो लिक्विड स्टेट के बारे में आपको समझाती हूँ। इसके अंदर देखिए क्या बोला गया है, दे हैव नो फिक्स्ड शेप, इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसके पास कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। ये क्या करता है, ये शेप ले लेता है उसी कंटेनर का जिसमें इसको रखा जाता है, ठीक है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज देयर, देखो इसके अंदर आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लूइड किसे कहते हैं, क्योंकि आपके बुक में इसकी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन जब आप बुक एनसीईआरटी से नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, तो आपको इसकी डेप्थ नहीं पता लगेगी, और जब क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर में तो आप बोलेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। तो फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड फ्लो एंड चेंज द शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कॉल्ड एज फ्लूइड। फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं, हर एक सब्सटेंस जो कि फ्लो कर पाता है, ठीक है, और अपनी चेंज कर लेता है शेप को, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। जैसा कि जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट होती है मैटर की, वो फ्लो भी करती है और शेप को भी चेंज करती है, तो उसको हम फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को भी आप मेरे लिए लर्न कर लीजिएगा, शायद इससे क्वेश्चन बन सके, ठीक है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने पढ़ा है इस पैराग्राफ को, और आपके लिए सिर्फ छोटी छोटी, जो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको सारा कुछ पढ़ भी पाएँ, उसके लिए मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समझाने के लिए एक एक लाइन्स को अच्छे से रीड किया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा डिफ्यूजन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। जो हमारा डिफ्यूज़न का प्रिंसिपल है वो किस पे एक्ट करता है कि देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस पे ही, डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे ही सांस ले पाते हैं पानी में, या फिर कह सकते हैं रेस्पिरेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि केमिस्ट्री के चैप्टर में बायोलॉजी कहाँ से आ गई, लेकिन थोड़े बहुत जो सब टॉपिक्स होते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं ताकि आप कनेक्ट कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या कहा गया है, जो हमारा वाटर होता है, वाटर के अंदर जो फिशेस होती हैं ऑक्सीजन को डिसॉल्व करती हैं और अपने गिल्स की मदद से क्या करती हैं, इनहेल करती हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। और हमें एक और चीज़ बताई हुई है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का डिफ्यूजन होता है वो ज़्यादा होता है देन सॉलिड। जो सॉलिड होता है वो कम जल्दी डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा लिक्विड होता है वो जल्दी डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है, दिस इज़ ड्यू टू, यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूविंग फ्रीली हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर कंपेयर टू द पार्टिकल। ये सारे चीज़ लिखे हैं तो मैं आपको हिंदी बता देती हूँ। देखो, इसका मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे लिक्विड स्टेट होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं
उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। और जो सॉलिड स्टेट होती है उसके कंपैरिजन में सॉलिड के पास कम स्पेस होता है, मतलब नेग्लिजिबल स्पेस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ज़्यादा होती है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है सॉलिड में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है सॉलिड में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं गैसियस स्टेट के बारे में। तो ये वाले जो स्टेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने को भी मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या एग्जाम्पल दे के बताया हुआ है, क्योंकि एग्जाम्पल से आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई टीचर ऐसे बताता है कि आपको सीधा सीधा बता दे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसमें हमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? एलपीजी गैस का, ठीक है, एलपीजी गैस का। अब देखो ये इतनी सारी जो गैस होती है वो एक एलपीजी नाम के एक सिलेंडर में कैसे चली जाती है, ये बात सोचने की है। कैसे चली जाती है? अब मेरे को थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा के मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रीज़न तो बता ही दे रही हूँ। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं जो गैसेस स्टेट होती है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच की वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो अगर फोर्स कम हुई तो फिर जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग ऐसे ही फुकरों की तरह घूमेंगे और क्या होगा, और उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होगा। अब अगर ज़्यादा स्पेस है तो आसानी होगी उनको कंप्रेस करने में, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सॉलिड की, सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, ठीक है। और हम जब बहुत कम स्पेस है तो उसको हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही कंप्रेस हुआ है, ठीक है। आपको ये समझ में आया? सो वी कैन से दैट ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है, आपको ये याद कर लेना। और इसी वजह से हम इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं गैसेस का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमें नेक्स्ट बताया हुआ है टेम्परेचर के ऊपर। अब आपने देखा होगा कि हमारा एक गर्म खाना है, ठीक है, और एक ठंडा खाना है। अब जो हमारा गर्म खाना है उसकी जो स्मेल होगी वो बहुत जल्दी रूम में फैलेगी, बट और जो हमारा ठंडा खाना होता है आपने देखा होगा कि उसकी जो महक होती है वो कहीं पे भी नहीं फैल रही होती है, और जो गर्म खाना होता है उसकी महक फैल रही होती है। ऐसा क्या रीज़न है? क्या जो हमारा गर्म खाना है उसने अपना वीज़ा बनवा रखा है, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। जो गर्म खाना जो होता है हमारा उसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो क्या होगा? तो अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी किसी भी पार्टिकल ऑफ मैटर की, वो किस पे डिपेंड करेगी? अभी बताया था मैंने, याद करो क्या था? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो करता क्या है आखिरकार? देखो अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए ये दो हमारे पार्टिकल हैं किसी भी मैटर के। सॉरी यार मेरी थोड़ी ड्राइंग गंदी है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। अब देखो दो पार्टिकल्स हैं। अब वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस थोड़ा सा है, ठीक है। अब ये जो स्पेस है, अब जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, जब हम हीट एनर्जी को जब हम क्या करेंगे, जब हम हीट एनर्जी को सप्लाई करवाएंगे तो उसके बीच में जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये जो टेम्परेचर होगा वो उसको तोड़ेगा, ठीक है। अब जो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पार्टिकल्स के बीच में किसी भी मैटर के, तो उसको हीट एनर्जी तोड़ेगा और वो हीट एनर्जी तोड़ने में लग जाएगी। जब वो हीट एनर्जी तोड़ने में लगी तो जो हमारे पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गई
तो जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे घूमेंगे, आवारों की तरह। ठीक है, समझ में आया आपको। तो यही सेम प्रिंसिपल किस में अपनाया जाता है, हमारे जो हमारा खाना होता है, जो हमारा फूड होता है, एक तरफ गर्म खाना है, एक तरफ ठंडा खाना है। अब उनके बीच में होगा स्पेस, ये हमारा हॉट फूड का स्पेस। अब जो हमारा हॉट फूड होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या तोड़ेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो हमारी हीट सप्लाई करी होगी वो तोड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म है। अब जब गर्म है तो क्या होगा, तो उनके बीच की जो स्पेस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो टूटेगी और वो पार्टिकल्स जो होंगे उसके कंटिन्यूसली मूव करेंगे। और जब मूव करते हैं तो क्या होता है, जो उसकी जो अरोमा होती है, जो उसकी स्मेल होती है वो हमारे नोज़ में जाती है, जिससे हमें महक सूंघने को मिलती है। ठीक है, वहीं अगर हम ठंडे खाने की बात करें, ठंडा फूड की बात करें, तो क्या होता है, जो ठंडा फूड होता है उसके अंदर टेम्परेचर, जो मतलब वो गर्म नहीं होता। ठीक है, जब टेम्परेचर नहीं होगा तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गर्म फूड। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वो टूट नहीं पाएंगे पार्टिकल सही से, तो वो जो स्मेल होगी वो ज़्यादा अच्छे से पहुँच नहीं पाएगी। तो ये आपको प्रिंसिपल याद रखना है। ये प्रिंसिपल हर एक, अभी आपको आगे लेटेंट हीट भी समझाऊंगी, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो बेटा, यहाँ पे इस चैप्टर, केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको यहाँ पे फिजिक्स भी देखने को मिल गई। यहाँ पे देखो प्रेशर की भी आपको डेफिनेशन दी हुई है। फिर अगर आपका कोई टेस्ट होगा तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेशर। तो सब लोग बोलेंगे, मैम पे ही सब भड़क जाएंगे कि मैम आपने तो केमिस्ट्री में फिजिक्स डाल दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोर्स देखो, पर यूनिट अगर एक एरिया है उसके ऊपर हमने फोर्स एक्सर्ट किया तो उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फिर उसके बाद हमें 3 डायग्राम्स दिए हुए हैं, उसकी मदद से हम समझ सकते हैं। जैसे सॉलिड होता है उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, जो लिक्विड होता है सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस होता है और थोड़ी सी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फिर उसके बाद गैस के बीच में तो भाई पूछो ही मत, कोई भी इसके बीच में बंधन नहीं है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। उनको बोला गया तुम घूमो, आराम से घूमो, तुम मज़े करो। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड है, सॉलिड ने अपने पार्टिकल्स को आराम से, मतलब कि क्या करा हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, वो अपने पार्टिकल्स को क्या करना चाहता है, वो अपने पार्टिकल्स को दोनों को एकदम अच्छे से रखना चाहता है। फिर उसके बाद आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम सॉलिड स्टेट जो है हमारी, उसको लिक्विड स्टेट में चेंज कर दें और लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज कर दें। तो यस, ऐसा पॉसिबल है। चलिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, तो हमारा डायग्राम इज देयर। पहले आपको ये जो डायग्राम है उसको याद करना है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में जब मेरे टाइम पे मेरा पेपर आया था तो उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि जो लिक्विड होता है वो सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ये पूरा डायग्राम ही छप के आ गया था और आई थिंक सो ये लास्ट क्वेश्चन भी है हमारे बुक का। ठीक है, तो ये याद रख लेना, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं, गैस लिक्विड में कंडेंसेशन। और अगर सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है, फिर गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में अगर कोई मैटर चेंज हो रहा है तो उसको हम दोनों को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो लिक्विड की सॉलिडिफिकेशन हो रही है तो सॉलिडिफिकेशन, और अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो फ्यूजन। आपको समझ में आया? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सब्लिमेशन का एक एग्जांपल भी दे रखा है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेशन शो करता है। मतलब क्या कि वो सीधा ही लिक्विड सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर कैम्फर के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है जो कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी और उस पीडीएफ को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइज़ का एग्जांपल दिया हुआ है।
यहाँ पे आपको आइस का एग्जांपल दिया हुआ है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो हमारी आइस होती है, आइस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है और इसके साथ ही आपको लेटेंट हीट का भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी कहते हैं, छुपी हुई हीट भी कहते हैं। अब इसको छुपी हुई हीट क्यों कहते हैं? अब देखो, इसके पीछे का एक रीज़न है। मान लो मेरा एक फ्राई पैन है, थोड़ी ड्राइंग गंदी है यार, थोड़ा सा कॉपरेट कर लो, ठीक है। अब हमारे पास एक हमारे पास तवा है, ठीक है, जो पबजी में भी शायद काम आता है, वैसे मैं खेलती नहीं हूँ। अब देखो, हमारे पास एक तवा है, वहाँ पे हमने रखा हुआ है बर्फ़, आइस रखी हुई है, ठीक है, जिसको आप अपने मिल्क शेप में भी डाल के अच्छा बनाते हैं। अब देखो, जब मैंने क्या किया, इसमें हीट एनर्जी को सप्लाई किया, तो क्या हुआ कि ये जो हमारा तवा है उसका टेम्परेचर तो बदला ही नहीं, ठीक है, तो हीट आखिरकार हमारी गई कहाँ, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि यार ये कोई जादू हो रहा है क्या, कि जो हमारी हीट एनर्जी है वो तो दिख ही नहीं रही है। तो इसके पीछे के रीज़न आपको पता है, बस आपको एक रिकॉलेशन करवानी है। तो चलो मैं बता देती हूँ दोबारा से। ये है हमारा एक पार्टिकल, और जैसा कि दोबारा है हमारा एक पार्टिकल, जो कि मैं आपको बार बार एग्जांपल दे जा रही हूँ। यहाँ पे इसके बीच में स्पेस है, ठीक है। अब उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब उस स्पेस को तोड़ने के लिए येलो कलर ले लेते हैं ताकि और आपको अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब उस स्पेस को तोड़ने के लिए जो हीट एनर्जी है वो लग जा रही है। जब उस स्पेस को तोड़ने के लिए हीट एनर्जी लग जा रही है, तो वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर को तोड़ने के लिए हीट एनर्जी लग रही है। इसीलिए देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। और इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट। अब आपको मैंने बता ही दिया लेटेंट हीट क्या होती है, तो बस अब आपको एग्जाम में अपनी राइटिंग में लिखना है। डेफिनेशन बनाने में तो मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, पहला हमारा है फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मैम मैं छोड़ के जा रहा हूँ लेसन को, मैम मैं जा रहा हूँ, आपने मेरे को क्या बता दिया? बेटा ऐसे नहीं करना है, बहुत आसान है, बस आपको समझने की देरी है। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत आसान है। सुनो, आप डेफिनेशन देख के परेशान मत हो। यहाँ पे आपको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है ना, ये कोई 11th की टर्म दी हुई है, तो आपको इस मतलब थोड़ी बड़ी क्लासेस की टर्म दी हुई है, तो बेटा अभी तो आपको इसको नहीं समझना है, ठीक है। जैसा कि मैं कह रही हूँ, अभी आप इसको छोड़ दो, आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक बार समझो, मेरे साथ समझो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी का अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड मतलब कि जिसकी ज़रूरत है 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने में इनटू लिक्विड स्टेट में चेंज करने में, ठीक है, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये समझ में आया? अब तो नहीं मुश्किल लग रही है। अगर अभी भी मुश्किल लग रही है, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। मतलब कि क्या बोला गया है इसमें, इतने अमाउंट ऑफ, हमें क्या बोला गया है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मतलब कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि हमको ज़रूरत है 1 kg ऑफ सॉलिड को किस में चेंज करने में? लिक्विड स्टेट में चेंज करने में, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसको ही कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्यूजन क्यों कहा गया है, क्यों? अब मेरे को इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंजिंग हो रही है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते थे हम? फ्यूजन कहते थे, ठीक है। ये समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखा हुआ है।
तो मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं ही, अब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को तो खुद ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे आगे स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सारा का सारा टेम्परेचर की वजह से चेंजिंग ऑफ स्टेट बताई। ठीक है, तो ये जो हमारा कहाँ गया वो डायग्राम, हाँ, ये जो मैंने अभी आपको ये वाला जो बताया ना बेटा, वो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द मैटर। अब देखो, एक हमारा यहाँ पे सिलेंडर है, अब जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो अलग अलग स्टेट्स में चेंज होगा। ठीक है, यही बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि किसका खेल होता है, सारा खेल होता है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, अगर वो दूर दूर हैं तो वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा दूर हैं तो वो क्या होगी, गैसेस स्टेट होगी। अगर थोड़े से कम दूर हैं एज कम्पेयर टू द गैसेस स्टेट, तो वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा लिक्विड स्टेट। ठीक है, और अगर कहीं पे भी बहुत कम आपको दिख रहा है जो हमारा पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट। आई थिंक आपको, आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब हम ये बात देखो, अब हमें क्या पूछ लिया जाएगा, ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो ये जो ड्राई आइस है ये न्यू टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं हम। तो ड्राई आइस क्या होता है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना बेटा, उसी को हम ड्राई आइस कहते हैं। ये भी शो करता है सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी कौन कौन से दो सब्सटेंसेस शो करते हैं, तो आप बोलेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं, और साथ में क्या, साथ में हमारा कैम्फर। ठीक है, जो कैम्फर जो कि हम पूजा में भी यूज़ करते हैं। ठीक है यार, मेरे को अभी नाम नहीं याद रहा, वरना मैं आपको बता देती। ठीक है, क्या था नाम, चलो इसको नाम याद आएगा ना, वो मेरे को कमेंट में बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये वाला जो है याद करना है, ये वाला रिलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस रिलेशन पे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेज, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर भी बता दिया मैंने आपको। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, तो इवेपोरेशन मतलब होता है द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वाटर वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि यहाँ पे, हाँ एक और चीज़, ये अभी मैं आपको पढ़ा देती हूँ इवेपोरेशन। फिर वो मैंने जो दो डेफिनेशन है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन, वो लास्ट के लिए रखी है ताकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं आपको बता सकूँ, इस पे भी क्वेश्चन आएंगे। इवेपोरेशन देखिए, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हमारा लिक्विड स्टेट होती है, फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, मतलब कोई लिक्विड स्टेट होती है और वो लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो जाती है, वाटर वेपर में, वाटर वेपर बोल रही है, फिर वेपर में, उसको ही हम बोलते हैं इवेपोरेशन। दोबारा से समझिए, द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ एनी लिक्विड, किसी लिक्विड का वेपर में चेंज होना किसी भी टेम्परेचर पे, वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, बिलो या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। समझ में आया आपको? दोबारा से रिपीट करो कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर जो हमारा लिक्विड स्टेट होता है वो गैसेस स्टेट में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर पे, उसको ही हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब जो हमारा इवेपोरेशन होता है स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन हमारा होता है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो है सरफेस एरिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। मान लो मैंने कपड़े को सुखाने के लिए रखा, ठीक है। अब एक छोटा बच्चा होगा, उसको तो नहीं पता है ना इवेपोरेशन का फिनोमिना होता है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं।
ठीक है, तो उसको फैला के एकदम अच्छे से रख दूँ, मतलब सुखाने के लिए, तो वो क्या करेगा, कपड़े को लेगा, बस ऐसे ऐसे टांग देगा। ठीक है, सारे कपड़े को गुड़मुड़ा चुड़मुड़ा के ऐसे उसके ऊपर टांग देगा, किसी भी चीज़ के ऊपर। तो अब क्या होगा, जब ऐसे टांगेगा तो क्या देखेगा, ये मेरा कपड़ा तो सूखा ही नहीं। फिर उसके बाद वो अपनी मम्मा से पूछेगा, मम्मा ऐसा क्यों हुआ। तो वो क्या रिकमेंड करेगी कि स्टडी मामला पे जाओ और चैनल को उस चैनल से फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को देखो और समझो आखिरकार हुआ क्या है। ठीक है, तो मैं भी आपको उस बच्चे की तरह समझाती हूँ। अब देखिए, जैसे कि जो हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ वैसे ही इवेपोरेशन भी बढ़ गई। ठीक है, अब इसके अंदर इवेपोरेशन के अंदर जो इनर फिनोमिना होता है वो बताती हूँ मैं। अब हमारा लिक्विड पड़ा है, यहाँ पे मान लो पानी पड़ा हुआ है, बहुत सारा पानी। ठीक है, अब उसके जो है कुछ पार्टिकल्स हैं। अभी जो पार्टिकल्स हैं वाटर को बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद मेरे को उसके पार्टिकल्स दिखे। इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन तोड़ेगा, हीट एनर्जी, जो कि कहाँ से लेगा, पार्टिकल, वो लेगा। पार्टिकल कहाँ से लेगा, हीट एनर्जी लिक्विड का, कहाँ से लेगा पार्टिकल, वो लेगा सराउंडिंग से। ठीक है, तभी बोला हुआ है किसी भी टेम्परेचर पे वो सराउंडिंग से, जो टेम्परेचर से हीट लेता है और उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर टूटता है, तभी जो है इवेपोरेशन होता है। ठीक है, समझ में आया आपको ये बात, यही चीज़ बतानी थी। ठीक है, इसीलिए इंक्रीज इन सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये था इवेपोरेशन का फिनोमिना। एंड सरफेस एरिया पे क्यों डिपेंड करना है ये भी मैंने आपको एक अच्छे से एकदम बेटर एग्जांपल समझाया है। फिर उसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर का इंक्रीज करना, अभी वही चीज़ समझा के हटी हूँ। जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगी। टेम्परेचर के इंक्रीज इनसे किस तरीके से इवेपोरेशन जल्दी हो रही है, क्यों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा तोड़ा जाएगा, किससे तोड़ा जाएगा, जो हीट एनर्जी होगी, जो टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, ठीक है, उससे। और जब पार्टिकल्स टूट जाएंगे तो वो हवा में उड़ जाएंगे और इसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, क्योंकि वो पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे बंधन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाएंगे। तो फ्री होंगे तो फिर वाटर वेपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन का फिनोमिना। फिर उसके बाद आता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब बेटा ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, मतलब कि देखो मैं समझाती हूँ इजी लैंग्वेज में। ह्यूमिडिटी होता है कितना वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं। अब मान लो पहले से ही यहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो और वाटर वेपर बन ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ वो कहाँ पे एयर में कहाँ पे लाई करेंगे, मतलब कहाँ पे जाएंगे अगर एयर में नहीं जाएंगे वाटर वेपर तो। ठीक है, अगर पहले से ही वाटर वेपर होंगे तो दोबारा तो बन पाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है एयर की इतनी। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद आता है इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड कोई इंक्रीजिंग भी डिपेंड करती है, जैसे जैसे हवा चलेगी वैसे वैसे वो अपने पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे और ऊपर जाके वाटर वेपर बनेंगे। और इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इसी फिनोमिना को कहा जाता है, चिल्ला के बोलो, इवेपोरेशन। ठीक है, देन उसके बाद क्या इवेपोरेशन कूलिंग काउज करता है, हाँ। अब देखो, जब वो हीट एनर्जी लेगा अपने जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का उसको तोड़ने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जब हीट एनर्जी ले ली गई तो वहाँ पे क्या बचेगा, वो ठंडा हो जाएगा जगह जहाँ से हमने हीट एनर्जी ले ली। तो बस सिंपल एज। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बताया हुआ है कि नेल पॉलिश रिमूवर हमारे पंप पे इतना ज़्यादा वो कैसे कर देता है, इतना ज़्यादा ठंडा कैसे हो जाता है। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी इवेपोरेशन हो रही है, उसके भी जो पार्टिकल्स होंगे उसको तोड़ा जाएगा, इन्वायरमेंट की हीट एनर्जी को लिया जाएगा और उसको तोड़ा जाएगा। पार्टिकल्स के जो नेल पॉलिश रिमूवर होगा वो है तो लिक्विड स्टेट ही ना, और उस लिक्विड स्टेट के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो है मैटर के क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे तोड़ा जाएगा, टेम्परेचर से। और जब टूटेगा तो फिर क्या करेगा,
वाटर वेपर बन जाएगा और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। और जब इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, क्योंकि जब हीट एनर्जी चली गई तो वहाँ पे क्या होगा, कूलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमें सजेशन दिया हुआ है कि हमें कॉटन क्लोथ्स को क्यों पहनना चाहिए, वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ठीक है, तो इसका मैं बता देती हूँ। ड्यूरिंग समर वी प्रिस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। अब देखो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन हम लोग ज़्यादा कॉटन के क्लोथ्स क्यों लेते हैं। हमारी मम्मी भी जाती हैं दुकान पे, ऐसे बोलेंगी यार थोड़ा कॉटन का कपड़ा देना, ठीक है, क्योंकि समर आ गई है। या फिर दुकानदार भी यही कहेगा कि ये देखो मैम कॉटन का कपड़े ले लो, क्यों, क्योंकि समर आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा जो पसीना होता है वो कॉटन की क्लोथ्स में लग जाता है। ठीक है, और इससे क्या होती है, इवेपोरेशन होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें से समझाती हूँ। वी नो दैट द ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ये सेम चीज़ वही लिखी हुई है। द हीट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी। ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो बताया बस उसको याद रखो और एग्जामिनेशन में लिख के आओ, मार्क्स फुल आएंगे। देन उसके बाद जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपसे जानना चाहूँगी कमेंट बॉक्स में। तो अगर नहीं बता पाओगे तो आप लोग मेरे को थम्स डाउन कर देना, मैं आपको बता दूँगी कि किस तरीके से आंसर होगा इसका। तो अब के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ विद दिस एंड नाउ दैट चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। और विद दिस मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी 2 या 3 से दिन में प्रोवाइड करवाऊँगी। और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और आपको मैं उसके अंदर क्वेश्चंस भी जो होंगे इम्पॉर्टेंट वो भी दूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।